नमस्कार प्यारे साथियों। शुरुआत की जो 2 से 3 मिनट है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि अभी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे बोर्ड पर लिखी इन चीज़ों के बारे में। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, टॉपिक क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस 2 से 3 मिनट पहले मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिए, उसके बाद आपके जो थॉट है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास के बारे में। ये जो चैप्टर है इसके बारे में। अब आप कहेंगे सर कौन सी नई बात है, आपने तो ये पढ़ा दिया है। लगभग 15 से 20 वीडियो में हमने ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को कंप्लीट किया। यानी 15 से 20 वीडियो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास को। तो आपने डिटेल में चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको अगर चीज़ों को रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उन 15 से 20 वीडियो को देखेंगे। और मेरा तो नुकसान है इस वीडियो को बनाने से। क्यों? क्योंकि मेरे तो वहाँ से आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे कि अगर आपको देखना था तो आप डबल से देखते। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद चीज़ें करना हो रहता है। इस टॉपिक को बनाने के पीछे मेरा ये सबसे बड़ा मोटिव है यहाँ पर कि आपने 15 से 20 वीडियो एक बार देख लिए। एक बार आपको जरूर उन वीडियो को देखना है अगर आपने नहीं देखे हैं तो। हमने पंचायती राज में अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट किए, जिसमें ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास। तो जब हमने इसके बारे में शुरुआत की तो हमने लगभग 15 से 20 वीडियो कंप्लीट कर लिए, हमने देख लिए। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमने वो सब देख तो लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो केवल समझने की थी, और अब वहां से रिवीजन करने के लिए हम पूरे वीडियो तो बार बार नहीं देख सकते। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी पहल ये है कि हम जिस भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में उसे पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ने के बाद जब वो टॉपिक समाप्त होगा तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे उसमें पूरे जितने भी फैक्ट है और जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आया तो यहां से पूरे प्रश्न बनेंगे, लेकिन वो तभी बन पाएंगे जब आपने एक बार पुराने वीडियो देखे होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पंचायतों की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन एक बार डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो अगर मैं बहुत कम शब्दों में इस पूरी बात को कहूं तो सीधी सी बात यह है कि आपने जो भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास वाला चैप्टर पढ़ा, जिसके 15 से 20 वीडियो कंप्लीट किए, उन सभी वीडियो का यहाँ पर एक निष्कर्ष है। इसे आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये अक्षर नहीं दिखा रहे हैं जो भी मैंने लिखा हुआ है, तो उसकी चिंता ना करें। आपको केवल एयर प्लग लगाना है, हेडफोन्स लगाना है, और मुझे इस चीजों को आपको केवल सुनना है। हो सकता है लगभग ये 1 घंटे का वीडियो बन जाए, आधे घंटे का वीडियो रहे, लेकिन केवल आपको सुनना है। इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो पढ़ाई से संबंधित रहेगी, आपको बड़ा ही मोटिवेट करेगी और आपके काफी फायदे के लिए रहेगी। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आज आपको पेन कॉपी कुछ नहीं रखना है, केवल हेडफोन लगाना है और सुनना है, और बहुत ध्यान से सुनना है। प्रश्न यहीं से बनेगा, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर है भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास। कहने का मतलब यह है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज की यहां पर महात्मा गांधी ने कल्पना की थी कि जो भारत है, भारत तो गांवों में बसता है, तो गांवों के लोगों को भी लोकतंत्र में हिस्सा मिलना चाहिए। गांवों के लोगों द्वारा भी स्वशासन में या शासन करने में यहाँ पर भागीदारी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे संविधान में एक आर्टिकल जुड़ा जिसका नाम है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जुड़ा जिसने पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया कि आर्टिकल 40 ने कहा कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। इसके बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 40 के द्वारा। लेकिन अनुच्छेद 40 कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा चीजें नहीं बता रहा था जितनी चीजें हमें यहाँ पर ये जो नया संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, इसने बताया। कहने का मतलब
कि जो ग्राम स्वराज है, ग्राम स्वराज के बारे में महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। लोकतंत्र में छोटे से या जो सबसे निचला स्तर है वहां के लोगों को अभी यहाँ पर भागीदारी होना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि पंचायतों को आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो झेल लेना पूरे वीडियो में। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो गांव के लोग हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में या स्वशासन की इकाई मानना चाहिए, इन्हीं के द्वारा शासन करना चाहिए। तो पंचायतों का गठन हमने आर्टिकल 40 के तहत कर दिया गया, ये सब चीजें हुई। लेकिन बाद में ये हुआ कि यार पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इन्हें अगर हमें और भी सशक्त करना पड़े और भी मजबूत करना पड़े तो इसके लिए भी तो कुछ प्रावधान हो। तो इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में इनका वर्णन किया गया और इनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ, जब हमारा संविधान बना और जब हमारा संविधान लागू हुआ, अगर आपने पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके टॉपिक में संविधान जुड़ा हुआ है, जीएस में आपका टॉपिक है वहां पर पॉलिटी जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कमेंट करके आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो हुआ क्या कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इन पंचायती राज संस्थाओं को अगर हमें मजबूत करना है तो संविधान में इसका वर्णन होना चाहिए। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जब इसे लागू किया गया तो जो आज हम प्रावधान देखते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत देखते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर मंडल पंचायत देखते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत देखते हैं, वास्तव में संविधान के लागू होते समय ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी। इसका प्रावधान बाद में किया गया और ये प्रावधान हुआ पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए। और इसी प्रावधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इन्हें भारत के संविधान में कैसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, कैसे संवैधानिक इसका विकास किया गया। इस शब्द से नहीं डरना है, संवैधानिक विकास का सीधा सा मतलब यह है कि संविधान के द्वारा किस तरीके से इसके बारे में प्रावधान किया गया, किस तरीके से इसका वर्णन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम बात को, पूरी स्टोरी को सुनते हैं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को सुनना है। हुआ क्या, 1989 की बात है, 1989 की बात है। राजीव गांधी सरकार ने सोचा कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, पंचायतों को मजबूत किया जाए। अब पंचायतों को मजबूत करने का एक तरीका यह है कि आपको पंचायतों को मजबूत करना है तो भारत के संविधान में इसका वर्णन कर दीजिए और इसके संबंध में नियमों का उल्लेख कर दीजिए, उपबंध बना दीजिए, ताकि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल पाए, उनके लिए चीजें स्पष्ट हो पाए। तो 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक विधेयक प्रस्तुत किया लोकसभा में। लोकसभा में ये जो विधेयक प्रस्तुत किया, ये विधेयक प्रस्तुत था पंचायतों से संबंधित कि पंचायतों को सशक्त करना है। ये विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक था और राजीव गांधी सरकार ने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा में ये विधेयक पास भी हो गया, पारित भी हो गया। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में ये विधेयक पहुंचता है, यहां पर मतदान होने लगता है, तो लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में पास होने से पहले ही सरकार गिर जाती है, यहां पर गवर्नमेंट भंग हो जाती है और उस कारण से ये जो विधेयक था ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब आप कहेंगे कि सर ये विधेयक क्या होता है और ये संशोधन क्या होता है। तो आपको ये जो भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास ये जो चैप्टर है, इसका जो पहला वीडियो है एक बार वहां पर जाकर देखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने पहले भी कहा कि एक बार आपको वो वीडियो पूरे देखना होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर हम नहीं बता सकते, इतना डिटेल नहीं जा सकते। तो वहां पर आपको विधेयक देखना और संविधान संशोधन देखना कि किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। तो हुआ क्या, 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, वहां से पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय यहां पर सरकार गिर जाती है, इसलिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। तो आपसे प्रश्न पता है क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने, किस सरकार ने सबसे पहले 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त करने के बारे में सोचा। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी सरकार ने।
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह पहला संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा जो पारित नहीं हो पाया किंतु पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में था, तो वह था 64वां संविधान संशोधन 1989। तो राजीव गांधी सरकार यहां पर भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है और ये जो संशोधन था या ये जो अधिनियम था ये पारित नहीं हो पाता है। 1989 में ही नई गवर्नमेंट बनती है, वीपी सिंह सरकार आती है और वीपी सिंह सरकार सोचती है कि पंचायतों को सशक्त किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 1990 में मुख्यमंत्रियों की बैठक में पंचायतों के संबंध में बातें होती है और मुख्यमंत्रियों द्वारा इस पर सहमति दर्ज की जाती है कि हाँ, पंचायतों को सशक्त किया जाना चाहिए, इसका सशक्तिकरण होना चाहिए। तो 1989 में बीपी सिंह सरकार द्वारा भी पंचायतों को सशक्त करने के बारे में प्रावधान किया जाता है, लेकिन पुनः सरकार भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है और फिर से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाता है। तो पहले राजीव गांधी सरकार, उसके बाद वीपी सिंह सरकार, इसके बाद 1991 वो ऐतिहासिक दौर आता है जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उस ऐतिहासिक फैसले को यहां पर संवैधानिक विकास प्रावधान किया, या बात कर सकते हैं पंचायतों को संवैधानिक रूप देने का प्रावधान किया पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। 1991 में क्या हुआ कि लोकसभा में विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जाता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। डेट थी 22 दिसंबर 1991। 22 दिसंबर 1991 को लोकसभा में यह विधेयक पास कर दिया जाता है जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था, और 23 दिसंबर 1991 को राज्यसभा द्वारा भी इस विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो आती है, पीवी नरसिम्हा राव सरकार जो आती है, उसके द्वारा 22 दिसंबर 1991 आपको डेट ध्यान रखनी है। 1991 22 दिसंबर 1991 को लोकसभा द्वारा इसे पास किया जाता है। वहीं 23 दिसंबर 1991 को राज्यसभा ने इसे पास किया। किस गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। जब लोकसभा और राज्यसभा से यह विधेयक पास हुआ तो इसके पास होने के बाद ही 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ ही 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर होता है, इस पर सहमति दर्ज होती है, और जब यह विधि पूर्णतः पूरी हो जाती है तो इसके बाद इसे संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। तो एक बार आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर आप पाएंगे कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, किस प्रकार से किसी भी चीज को संवैधानिक दर्जा मिल पाता है। यानी हमने क्या देखा कि यहां पर ये जो अधिनियम पारित हुआ, पहले ये लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा ने इसे पास किया, फिर राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा ने पास किया, फिर 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद, 17 राज्यों के समर्थन के बाद यहां पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, और यही संशोधन हमारा भारत में पंचायती राज के विकास से संबंधित था। यही संशोधन आगे बढ़कर कहलाया 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ध्यान रखना, ये डेट बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1991 में। लोकसभा ने कब पास किया? 22 दिसंबर 1991 को। राज्यसभा ने कब पास किया? 23 दिसंबर 1991 को। 17 राज्यों का अनुमोदन, और यहां पर पूछ लिया जाएगा कितने राज्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ जो आपका पंचायती राज अधिनियम था इस पर। तो 17 राज्यों का अनुमोदन, और राष्ट्रपति द्वारा इसे कब सहमति मिली? तो 20 अप्रैल 1993। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करें तो जैसे बात कीजिए, यहां पर आया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों से संबंधित है, और पीवी नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी इसके द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप जीएस को पढ़े, जैसे कि आपके सामने आ गया संविधान संशोधन, आपने देखा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने पॉलिटी तो पढ़ रखा है, भारत का संविधान पढ़ रखा है, या आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम मैं बताता हूं। जब भी आपको बार बार चीजें रिवाइज करने का मौका मिले तो आपको वो मौका नहीं छोड़ना है, इससे आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को पढ़ पाएंगे। जैसे
आपके सामने आया कि यार 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यहां पर पारित किया गया, तो आपके सामने एक समझ में आ गई कि पॉलिटी का एक टॉपिक यहां पर आया संविधान संशोधन। तो अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, आपने जितने भी पढ़े हैं, एक बार सभी को रिवाइज कीजिए कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, 88वां कब आया, 92 कब आया, 100वां कब आया, कौन सा किससे संबंधित था, यहाँ पर भाषा से संबंधित कौन सा था, यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कौन सा था। यानी आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से एक बार रिवाइज करना है। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सोचकर देखिए कि पंचायती राज जो टॉपिक है, इसके साथ ही आपका संविधान संशोधन वाला जो टॉपिक जो आपने पॉलिटी में पढ़ रखा था, आपको अलग से यहां पर समय नहीं निकालना पड़ेगा और आपका वो टॉपिक रिवाइज हो चुका है। तो ध्यान रखने का, पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी कोई चीज आए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और डेट आ गया 1956, तो सोचकर देखिए कि मैंने हिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ा था जो 1956 में घटित हुआ, पॉलिटी में ऐसा क्या है जो 1956 में हुआ। इसके साथ ही अगर मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी में, तो वहां पर भी क्या इससे संबंधित कुछ चीज है, इकोनॉमी में कुछ चीज है। तो आपको लिंक करके पढ़ना होगा, जिससे आपकी जो चीजें हैं हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी। तो हमने क्या देखा कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में एक विधेयक प्रस्तुत किया, वह विधेयक पास हो जाता है और पारित होने के बाद वही विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से पहचाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि यही पंचायती राज से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो हुआ क्या, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यहां पर लागू होता है, या कह सकते हैं पारित होता है, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। तो ये डेट बड़ी ही महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल 1993। और इसी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मान्यता मिलती है। 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यहाँ पर मनाने का प्रावधान किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, अब मैं आपको यहाँ से प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न बनेगा आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। लोकसभा ने इसे कब पास किया? 22 दिसंबर 1991 को। राज्यसभा ने कब पास किया? 23 दिसंबर 1991 को। कितने राज्यों का इस पर अनुमोदन प्राप्त हुआ? 17 राज्यों का। राष्ट्रपति की इस पर सहमति कब मिली? 20 अप्रैल 1993। और ये जो अधिनियम है ये पारित कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, पास हुआ। और ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। और ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2010 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया। तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पारित हो जाता है, ये बन जाता है, तो बात ये आती है कि सर इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं। आपने एक अधिनियम बना दिया, तो इस अधिनियम में क्या क्या जोड़ा गया? तो इस अधिनियम में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इस भाग 9 का नाम रखा गया पंचायत। संविधान में आप पढ़ेंगे कि संविधान में विभिन्न भाग हैं, अनुच्छेद है, अनुसूची है। तो उन्हीं भागों में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को जब लागू किया गया, तो इसमें एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 9। और ये भाग 9 इसका नाम रखा गया पंचायत, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए जो कि पंचायत से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायत से संबंधित है और पंचायत संबंधी अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यहां पर है। साथ ही इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में 29 विषय बताए गए। और यहां पर 7वीं अनुसूची में बताया गया कि ये जो अधिनियम है ये राज्य सूची का विषय है, यानी पंचायत राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून राज्य बना सकता है। हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है इसी अनुसूची में। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है संघ भर्ती सूची। संघ सूची नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर संघ यानी केंद्र कानून बनाए और वही मान्य रहे। राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाए वही मान्य रहे। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आते हैं राज्य के अधिकार में, किंतु केंद्र उस पर कानून बना सकती है। तो फिर ऐसा क्या है? तो एक सूची होती है समवर्ती सूची, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, और अगर दोनों में विरोधाभास आता है कि यार किसका कानून माना जाए, केंद्र ने भी एक काम पर कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, तो अब दोनों में किसका माना जाए? तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोच्च होगा, संघ का कानून सर्वोच्च होगा।
तो हुआ क्या कि भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया और 243 से 243 तक यहाँ पर अनुच्छेद का प्रावधान किया गया जो पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायत संबंधी 29 विषय दिए गए। सीधा प्रश्न आता है कि कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जिसमें कितने विषय हैं, 29 विषय है। और राज्य सूची के बारे में किसमें कहा, तो 7वीं अनुसूची में कहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया है, इसी अधिनियम ने यहां पर बहुत सारी चीजों का प्रावधान किया जिसके बारे में हम देखते हैं। पहला है ग्राम सभा। तो अनुच्छेद 243 ए में प्रावधान किया गया कि यहां पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और आर्टिकल 243 ए 243 ए 243 ए के संबंध में कहा गया कि आर्टिकल 243 ए के तहत ग्राम सभा का गठन होगा और ग्राम सभा के गठन के लिए 200 या 200 से अधिक यहां पर मतदाताओं को, प्रतिनिधियों को मिलाकर यहां पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ग्राम सभा के गठन के बारे में क्या कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा का गठन होगा और ग्राम सभा के लिए 200 या 200 से अधिक मेंबर्स या सदस्यों को मिलाकर यहां पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। अब बात यह आती है कि सर ग्राम सभा का आप गठन करेंगे तो यहां पर इसकी बैठक भी होगी, बिल्कुल होगी। अगर बैठक होगी तो बैठक में कितने लोगों का उपस्थित होना जरूरी है, तो जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 5वां भाग, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गण पूर्ति के लिए यानी लोगों की बैठक होने के लिए सदस्यों का 5वां भाग यहां पर उपस्थित होना चाहिए, तभी इस ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। अब अगर बैठक होगी तो इस बैठक का संयोजन किसके द्वारा होगा, तो जो ग्राम सचिव होता है जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सचिव या सचिव के नाम से जानते हैं, तो वही इसका संयोजन करेगा। तो ध्यान रखना है ग्राम सभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में है। ग्राम सभा के गठन के लिए 200 या 200 से अधिक सदस्यों को मिलाकर इसका गठन होगा। इसका संयोजन सचिव के द्वारा होगा। अब बात ये आती है पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है पंचायतों के गठन से संबंधित डिटेल में एक टॉपिक डला हुआ है, एक बार उसको जरूर देखना है। यहां पर आप चीजों को समझ लीजिए लेकिन एक बार उसे आप बहुत डिटेल में समझिए। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर पंचायतों के गठन के बारे में कहा है कि भारत में 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, यहां तक कि 4 स्तरीय पंचायतों का भी प्रावधान है। तो किस राज्य में 1 स्तरीय है, किसमें 2 स्तरीय है, किसमें 3 स्तरीय है, किसमें 4 स्तरीय है, ये मैंने वहां पर मैप के द्वारा समझाया हुआ है। तो यहां पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको वह चीज डबल से समझाऊं। आपको क्या करना है, उस वीडियो को एक बार देखना है। अभी केवल इतना समझ लीजिए, पंचायतों का गठन संबंधी जो प्रावधान है आर्टिकल 243 बी में इसका प्रावधान किया गया है और प्रावधान ये कहता है कि यहां पर 3 स्तर की पंचायत होंगी। 3 स्तर कौन कौन से? एक होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है क्षेत्र स्तर और तीसरा होता है जिला स्तर। यानी कि आर्टिकल 243 बी ने यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 243 बी ने कहा कि आप अगर पंचायतों का गठन करेंगे तो 3 प्रकार की पंचायतों का गठन करना होगा। एक होगी ग्राम स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र पर, एक होगी क्षेत्र स्तर पर जिसे हम कहते हैं मंडल स्तर पर या मध्य स्तर पर, तीसरी होगी जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगी उसको हम कहेंगे ग्राम पंचायत, आप सभी इसे जानते ही हैं। ग्राम स्तर पर रहेगी ग्राम पंचायत। फिर बात आती है क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर रहेगी क्षेत्र पंचायत, ये इसे हम कहते हैं मंडल पंचायत, ये इसे ही हम कह देते हैं सामान्यतः जनपद पंचायत। जिला स्तर पर रहेगी जिला पंचायत। तो यहां पर अनुच्छेद 243 भी आपको ध्यान रखना है। 243 बी ने प्रावधान किया गया पंचायतों के गठन के बारे में और कहा गया कि जो पंचायतों का गठन होगा, पंचायतों के गठन के बारे में यहां पर कहा गया कि 3 स्तर की पंचायतों का गठन किया जाएगा, ग्राम स्तर की पंचायत, क्षेत्र स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत। ग्राम स्तर की पंचायत या ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत होगी, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगी या क्षेत्र मंडल होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। ठीक है।
आगे की ओर बात करते हैं हम संरचना के बारे में कि ये जो पंचायत है इनकी संरचना क्या होगी, इनका कैसे निर्वाचन होगा, किस तरीके से कार्य करेगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आर्टिकल 243 के तहत 3 स्तर पर 3 पंचायत हो गई। तो ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में चुनाव कैसे होंगे, क्षेत्र पंचायत में चुनाव कैसे होंगे और जिला पंचायत में चुनाव कैसे होंगे, इसके बारे में प्रावधान किया अनुच्छेद 243C ने। यानी इसकी जो संरचना है इसके बारे में बताता है आर्टिकल 243C। ये कहता है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी लोग सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। हाल ही में चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि जो सरपंच का चुनाव हुआ उसमें आपने सरपंच को सीधे चुना। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा कि जो सरपंच है इस सरपंच को आपने सीधे चुना। तो अनुच्छेद 243C ने कहा कि सरपंच का चुनाव यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। और क्षेत्र पंचायत के बारे में कहा कि ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे और इन्हीं सदस्यों के द्वारा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसका मतलब यह होगा अप्रत्यक्ष रूप से। फिर जिला पंचायत की बात आती है। तो जिला पंचायत में कहा गया कि जो क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे या मंडल पंचायत के अध्यक्ष होंगे ये जिला पंचायत के सदस्य होंगे और इनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसका मतलब यह भी अप्रत्यक्ष होगा। ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष होगा। केवल यहां से यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। यही बात आपसे पूछी जाएगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो चीजों को आप समझ लीजिए। प्रत्यक्ष का मतलब है जब डायरेक्ट जनता अपने शासक को चुने और अप्रत्यक्ष का मतलब है जब लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाए और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाए तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे की ओर बात आती है निर्वाचन कि सब हमें समझ में आ गया कि ग्राम पंचायत है, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, लेकिन इसका चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा, कैसे इसका चुनाव होगा, इसके संबंध में प्रावधान होता है अनुच्छेद 243 के द्वारा। आर्टिकल 243 के इस संबंध में प्रावधान करता है कि यहां पर स्थानीय जो पंचायतें हैं या पंचायतों का चुनाव कैसे किया जाएगा। और जो निर्वाचन आयोग है या बात करें निर्वाचन के संबंध में प्रावधान यही अनुच्छेद करता है। और इसके संबंध में यहां पर कहा गया कि राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारा राज्य स्तर पर होता है उसकी नियुक्ति करेगा, साथ ही उसकी सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करेगा। यहां पर किसके द्वारा ये सभी चीजें की जाएगी, ये सभी चीजें राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 243 के। ठीक है, यहां तक। आगे की ओर बात आती है स्थानों का आरक्षण, यानी यहां पर पंचायतों में जो स्थान आरक्षित किए जाएंगे ये किस आर्टिकल के तहत होंगे, तो आर्टिकल 243D। सी के बाद जो डी आता है उस डी के द्वारा यहां पर स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। आगे की ओर बात आती है कार्यकाल की। ये जो पंचायतें हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, तो देखिए सामान्यतः आपको तीनों को बात ध्यान रखना है, चाहे ग्राम पंचायत का प्रश्न आए, चाहे क्षेत्र पंचायत का है या जिला पंचायत का है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर इन्हें भंग कर दिया जाता है, 5 वर्ष के पहले इन्हें समाप्त कर दिया जाता है, तो 6 माह के अंदर इनका चुनाव कराया जाता है। जैसे कि मानकर चलिए 5 वर्ष इनको पूरे नहीं हुए और इनका यहाँ पर पंचायत का कार्यकाल समाप्त कर दिया, तो 6 माह के भीतर इनको पुनः चुनाव कराने होंगे। इसके बारे में प्रावधान भी यहाँ पर ये अनुच्छेद करते हैं। तो कार्यकाल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 243E। आगे बात आती है कि पंचायत का अगर आपको सदस्य बनना है तो पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। आगे की ओर बात आती है क्या इसे हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल इन्हें हटाना यहाँ पर संभव है। एक प्रस्ताव होता है जिसका नाम होता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसके द्वारा आप सरपंच को हटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो में जाइए, वहां पर देखिए कि किस प्रकार से सरपंच को हटाया जाता है, कैसे प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव किसे दिया जाता है और वे कैसे हटाता है। अगला है पंचायतों की आय के सोर्सेस। देखिए एक बार आपको डिटेल में समझना है, यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बता दूंगा, इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा। लेकिन अगर आपने डिटेल में नहीं देखा है तो एक बार देखिए कि पंचायतों की आय के सोर्सेस क्या है। पंचायतों की आय के बहुत सारे सोर्सेस है जिसके द्वारा पंचायत आय कमा सकती है या पैसे ले सकती है। जैसे कि एक होता है मनोरंजन टैक्स, मनोरंजन पर कर लगाना।
दुग्ध उत्पादन पर कर लगाया जाता है, कूड़े करकट पर कर लगाया जा सकता है, बिक्री कर लगाया जा सकता है, पशुपालन पर कर लगाया जा सकता है, चूल्हा कर लगाया जा सकता है। ऐसे विभिन्न करों के द्वारा पंचायत आय कमाती है। अगला है 11वीं अनुसूची के विषय, यानी पंचायतों को काम करने के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं, इनका प्रावधान हमने देखा था। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख मिलता है और एक बार अगर आपने डिटेल में नहीं देखा है तो उन 29 विषयों को देखिए। लगभग 3 वीडियो है जहां पर आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि पंचायत के पास बहुत सारे विषय है, जैसे कि फार्म वानिकी, यहाँ पर फॉरेस्ट वानिकी जिसे हम कहते हैं, किस प्रकार से खेती होगी, खेती करने के साथ ही यहाँ पर किस प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से किन चीजों की व्यवस्था होगी, ये सभी प्रावधान पंचायतों को करने होते हैं और इसके संबंध में हमारा संविधान पंचायतों के लिए 29 विषय का प्रावधान करता है। अगला है ग्राम पंचायत सचिव। देखिए, जो ग्राम पंचायत सचिव होता है इसे ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, सामान्यतः इसे सचिव भी कहते हैं। इसके विभिन्न कार्य है, जैसे कि जो पंचायत की नियमावली है, जो नियम दिए गए हैं उसको यहाँ पर लागू करवाने का काम सचिव का होता है। जो अभिलेख होते हैं कि पुराना कोई सा डाटा है उसको एकत्रित करना, नए डाटे को भी रखना, ये सभी काम सचिव के होते हैं। आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी का प्रावधान सचिव के पास होता है। अगला है न्याय पंचायत। हमारे संविधान ने क्या किया कि 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिलाकर एक पंचायत का प्रावधान किया गया। इसी 29 जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा इसने क्या किया कि देखिए, छोटे छोटे मुद्दों के लिए अगर आप न्यायालय जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आप न्यायालय का भी समय खराब कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी न्याय नहीं मिल पाए। तो इसके संबंध में संविधान द्वारा क्या किया गया कि 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिलाकर न्याय पंचायत का प्रावधान किया गया, जिससे यहाँ पर शीघ्र लोगों को न्याय मिल पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती है। तो इस न्याय पंचायत के लिए कहा गया कि अगर 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का मामला है तो यहाँ पर इतने जो छोटे वाले जो मुद्दे होते हैं इन्हें न्याय पंचायत सुन सकती है, 50 से लेकर 1000। अगला है क्षेत्र पंचायत समिति। हमने देखा था कि ग्राम व जिला स्तर की पंचायतों को मिलाकर यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा क्षेत्र पंचायत समिति। क्षेत्र पंचायत समिति क्या करेगी कि ये गांवों के बीच में और जिलों के बीच में समन्वय का कार्य करेगी। साथ ही जैसे कि मान लीजिए किसी किसान को ऋण की व्यवस्था करवाना है, किसी किसान को अगर कीटनाशक चाहिए, किसी को अगर मान सकते हैं यहाँ पर बीजों की व्यवस्था चाहिए, अगर किसी को अन्य सुविधा पशुपालन के लिए ऋण चाहिए, तो इन सभी का प्रावधान क्षेत्र पंचायत समिति करती है। अगला है जिला पंचायत। जिला पंचायत के बारे में अभी आपने देखा कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। स्थानीय स्वशासन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और इसके जो सदस्य होंगे क्षेत्र मंडल या क्षेत्र पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह जिला पंचायत के सदस्य होता है। अगला है ई पंचायत, जिसे हम डिजिटल पंचायत के नाम से जानते हैं। डिजिटल पंचायत का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो पंचायतों के कार्यहीन कार्यों में पारदर्शिता आनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे आए तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने वास्तव में काम किया या नहीं। तो पंचायतों में पारदर्शिता लाना इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम 1996 में यहाँ पर लागू किया जाता है। ये पेशा अधिनियम क्यों लाया गया क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र थे, देखिए 2 चीजें हैं, दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। पहला है पेशा अधिनियम, अगला है वन अधिकार अधिनियम। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। वन अधिकार अधिनियम को STTFD एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2006 में यह अधिनियम आया, 31 दिसंबर 2007 को यह अधिसूचित हुआ और 1 जनवरी 2008 को इसे लागू किया गया। पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम दोनों को थोड़ा सा समझिए। जो जनजातियां होती है इनके रीति रिवाजों का संरक्षण करना, इनके रीति रिवाजों को, इनकी सभ्यताओं को बनाए रखना, इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर इन दोनों अधिनियमों को लाया गया। वन अधिकार अधिनियम का मतलब यह रहा कि यहाँ पर लोगों को वन के अधिकार दिए जाए। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर राज कर रही थी तो उस समय वनों के द्वारा बहुत सारी आय प्राप्त की जाती थी। तो उस संबंध में जनजातियां बड़ी ही प्रभावित हुई। तो इसके संबंध में एक अधिकार आया, एक अधिनियम आया जिसके द्वारा जनजातियों को उनके अधिकार दिए गए, जिसे हमने कह दिया वन अधिकार अधिनियम।
और पेशा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में वहां पर एक ग्राम सभा का गठन किया गया जिसके द्वारा उस क्षेत्र को सशक्त किया गया। वहां पर चीजों को, लोगों को वनोत्पाद से संबंधित अधिकार दिए गए। अगला है ग्राम पंचायत की चुनौतियां, इसकी कमियां और इसके सुझाव। तीनों को मैं अगर एक साथ समझाऊं यहां पर, देखिए बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि लोगों में जागरूकता ही नहीं है, लोग खुद विकास नहीं चाहते, उनमें रुचि ही नहीं है। विकास निर्माण करना, इसका कार्य करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। योजना को बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। योजना को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही वित्त का अभाव रहता है, ये इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर कमियां हैं। कमियां ये है अगर हम बात करें कि चुनाव नियमित तरीके से नहीं होते, प्रभावशाली लोगों को यहाँ पर राजनीति में देखा जाता है कि प्रभावशाली लोगों का प्रभुत्व रहता है। सुझाव क्या हो सकते हैं? वही कि वित्त के साधन बढ़ाए जाए, वित्त के साधन ही नियमित चुनाव कराए जाए, ये सभी यहाँ पर सुझाव हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास को बहुत संक्षेप में हमने देखा और यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने इसे एक बार बहुत अच्छे ढंग से सुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।